चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। आइए, आज का हम लोग न्यू क्लासेस लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच, आप लोग के समक्ष, और क्लासेस किस लेवल का रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, आज इसको हम डिस्कस करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा देखिए चैप्टर आप लोग के लिए क्या रहने वाला है। आज का हमारा चैप्टर जो रहेगा वो काफी बड़ा मजेदार चैप्टर रहेगा, जिसमें हम जो है भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार हमारा भारत का भी ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हम जो है आज भारत की कृषि के बारे में जानेंगे। इसके बारे में भारत की कृषि के बारे में जानेंगे। अब ये जो भारत की कृषि है वो क्या है, भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, ठीक है, भारत में कौन सी सीजन में कौन सी कृषि होती है, पूरी तरह से जो है व्याख्या पूरी तरह से हम जो है डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं आप लोग के लिए खासकर जो है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर लाइव देखे जा रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग के लिए जो है मास्टर वीडियो रहने वाला है, मैप के अकॉर्डिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। तो जिस प्रकार हम लोग का यहाँ पर बात आ रहा है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, चाहे भारत की विभिन्न कृषियां हो गई, चाहे हरित क्रांति आपकी भारतीय के प्रमुख फसलें हो गई, चाहे आप लोग की बात करें भारत की जो है कृषि के प्रकार हैं, ऋतु के आधार पर जो है कृषियों का वर्गीकरण है, भारत में कृषि की स्थिति है, भारत में जीडीपी क्या कहती है, हमारी कृषि के स्तर किस प्रकार रही, तो ये तमाम चीजें जो है इस क्लास में आप लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है आप लोग को इस क्लास में पढ़ना पड़ता है, और भारत की एक कृषि कहलाती है। तो भारत की कृषि एक्चुअल में क्या कहलाती है उसे हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है। तो एक बार सभी लोग लाइव क्लास में जल्दी जुड़ जाइएगा। भारत की कृषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, भारत की कृषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लिखता हूँ, यहाँ पर आप लोग के लिए लिखते हैं भारत की कृषि, ठीक है। और ये इससे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी बीपीएससी टीआरई और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे हैं भारत की कृषि के बारे में, अब ये भारत की कृषि जो है वो है क्या, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चर। कृषि का मतलब यही होता है ना, हम इसको इंग्लिश में तो एग्रीकल्चर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चर कह देते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि ये एग्रीकल्चर कहाँ से निकल के आया। देखो, ये एग्रीकल्चर जो है एक प्रकार का लैटिन भाषा है, एक प्रकार का लैटिन शब्द है, और ये लैटिन शब्द में जो है आपका एग्री यानी एग्रीकल्चर आ रहा है, जिसमें एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब होता है मृदा यानी सॉइल। इसे हम लोग या तो सॉइल कह लेंगे इंग्लिश में, या फिर इसे हम लोग हिंदी में मृदा कह लेंगे। यहाँ तक आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। तो जिस प्रकार हम लोग बात कर रहे थे अपनी मृदा के बारे में, तो अब लोग तो मृदा का भी क्लासेस आप लोग के लिए खास कर ही चुके हैं, ठीक है, पिछले क्लासेस में। तो एग्री का मतलब हुआ सॉइल, और आपका यहाँ पर जो है एक और आता है कल्चर, एक और पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, वो आता है कल्चर। अब बताएंगे ये कल्चर का मतलब क्या हुआ। कल्चर का मतलब होता है इसे हम लोग जो है कृषि कह देते हैं। कल्चर का मतलब हो गया कृषि, ठीक है। अब कृषि बहुत प्रकार के कृषि हमारे भारत में है, अलग अलग हम फसलें उगाते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का, तो ये सारे के सारे तो कृषि है। अब इन्हीं को जो है हमको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो एक तो आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है, और दूसरी बात ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग बात कर रहे थे अपनी कृषि के बारे में। तो भारत की सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो भारत की सर्वप्रथम जो है, जब सरकार नहीं थी हमारे भारत में जो है, तब जो है आपकी मतलब सरकार, देखो जैसे अभी आपकी बीजेपी है, कांग्रेस है, ये वो सरकार है, तो अलग सरकार है। अब जो सरकार आती है जिस हिसाब से जो है वो अपना जो है कृषि मंत्री चुनते हैं, ये मंत्री वो मंत्री चुनते हैं। लेकिन जब आपकी कृषि मतलब मंत्री नहीं थे, ठीक है, मतलब पूरा एक क्या कह सकते हैं पार्टी ही नहीं था, तो तब के टाइम में जो अगर आपसे पूछे पूरी तरीके से पूछे कि भारत में जो है, भारत की जो है सर्वप्रथम जो है कृषि मंत्री कौन आ जाते हैं, आप लोग से पूछ देता है भारत में सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम कृषि मंत्री कौन है, मंत्री कौन है, तो आप लोग क्या लगाते हैं,
आप लोग लगाते हैं जो हमारे बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आ जाते हैं वो आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रपिता तो गांधी जी हैं ही, तो राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम जो है, जब आप लोग की सरकारें नहीं थी, लेकिन जब बाद में जब सरकारें की गठन होती है तो बाद में जो है अलग लोगों को जो है क्या किया जाता है, उनके पार्टी के हिसाब से जो है वो लोग अपना जो है क्या करते हैं, बनाते हैं मंत्रियों को। तो एक पूरी तरह से जो है औपचारिक रूप से हम जो है बात कर लेते हैं, हमें जिसे हम भारत में सर्वप्रथम जो है कृषि मंत्री का देते हैं, वो हमारे राजेंद्र प्रसाद आ जाता है, ठीक है। चलिए, कोई इशू, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारी भारत की। हमारी भारत जो है, जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हमारी भारत, ये हमारा भारत का मैप, और हमें भारत के मैप में हमें देखने को क्या मिलता है, हम भारत के मैप में कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। यही हम कहेंगे ना हमारे भारत देश को, क्योंकि देखो हमारी भारत में करीब करीब बात कर लेते हैं लगभग जो है 55% जो आबादी है वो पूरी की पूरी एक कृषि जो शब्द है इसी पर निर्भर है। बाकी जो उद्योगों पर काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है चाहे औद्योगिक कुछ बनाने के लिए कौन हो, हमें कृषि चाहिए। कृषि से जो फसलें उगती है और उसी से जो है आप लोग की जो है दवाइयाँ बनाई जाती है, चाहे हमें भोजन के लिए चाहिए होता है, जो भी नीड्स हमें मिलते हैं यही मिलते हैं। और उन सभी का एक जो है तरीका होता है, एक वे में होता है, लेकिन वो हम वे में समझेंगे, ठीक है। हम जिस प्रकार ये 55% को जानते हैं, ये हमारी पूरी जनसंख्या के हिसाब से जानते हैं कि 55% हमारी पूरी भारत की जनसंख्या जो है इसी पर निर्भर है, और भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, ठीक है। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। तो देखो, हम बात करें हमारी भारत की। हमारा भारत कोई बड़ा मतलब इतना बड़ा, इतना छोटा कोई देश तो है नहीं। हमारी भारत में देखो, अगर 2000 जनगणना के हिसाब से, पहले जनगणना के हिसाब से बात करें तो अभी भी हम बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग चाइना ही लगाते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन अभी तो इंडिया है, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अभी भारत में हमारे इतने लोग हैं। तो अब यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि इतने लोगों के लिए जो है भोजन चाहिए होगा, वो सब कृषि पर निर्भर है। और करीब बात करें हमारी 1951 से लेकर आज तक का जो है हम लोग का जीडीपी के हिसाब से, हमारी भारत में जीडीपी के हिसाब से जो है कृषि का भागीदारी किस प्रकार रहा है, ठीक है, किसमें, तो हमारी कृषि का भारत के जीडीपी में, तो उसके हिसाब से जो है आप लोगों को नोट करना पड़ता है। मैं आगे चलूं, यही लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये बेटर रहेगा। तो आप लोग से पूछे हमारे भारत के, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं भारत के जीडीपी, भारत के जीडीपी में भागीदारी कृषि की साल दर साल कितनी रही, तो आप लगाइएगा। एक डाटा है हमारे पास, करीब 1951 का डाटा ले लेते हैं, तो करीब हमारी पूरी भारत का जो है करीब जो है 52% जो हिस्सा है, ठीक है, ये तो आराम से लिख देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे करीब जो है 52% जो हिस्सा है वो पूरी की पूरी हमारा जीडीपी जो है कृषि पर करता है। तब के टाइम में लोगों के पास साधन ही क्या थे काम करने के लिए, तो 52% जो सब लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे। लेकिन अभी देखो, अब धीरे धीरे समय आप लोग का बदलता है। हमारी भारत का ही हम एक सर्कल के हिसाब से मैप ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो जब करीब काल आता है 2019 से 20 का, तो जब काल आता है 2019 से 20 का, तो हमारी जीडीपी में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कुल कितनी आ जाती है, तो मात्र ये बचकर है ना 17 पॉइंट करीब जो है 8% तक का रह जाता है, 17 पॉइंट करीब 8% तक का रह जाता है। अब इतना क्यों है? एक और डाटा लेते हैं, करीब एक और डाटा हम लोग ले लेते हैं, ये जो साल रहेगा करीब जो है आप लोग का, कोई इशू है?
नहीं, चलिए ठीक है हाँ। तो करीब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे साल की, तो करीब 2020 से 21 का काल ले लेते हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा था, करीब 19.9% का था। अब देखो ये किस हिसाब से जो है डाटा हमारे पास आया है। 1951 में हम लोग खासकर जीडीपी हम लोग कृषि पर निर्भर थे, और फिर धीरे धीरे 1921-20 आते आते ये प्रथा जो है धीरे धीरे कृषि जो है कम करने लगे हम लोग, ठीक है। और लेकिन बीच में जो होता है क्या है, 1920 से 21 के बीच में क्या होता है भाई, महामारी फैलती है, हम लोग को पता है, कोरोना वायरस ये वो आ जाता है, इससे थोड़ा जो है जीडीपी बढ़ता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं, ठीक है। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे भारत में जो है भागीदारियों का, इनका अवलोकन का, चलिए ठीक है हाँ, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आखिर आपने जो है इसको जो है बांटा, इसमें जो है हमारी भारत की भागीदारी आ जाती है। क्या आ जाती है? भारत की भागीदारी आ जाती है। और भागीदारी किस लेवल तक का है? अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो है ये सब तो चीजें खा ही रहे हैं, ये सब चीजें हम कृषि जो हमें उत्पन्न मिल रही है, गेहूं चावल वो सब खा ही रहे हैं। साथ ही और जो है जीडीपी बढ़ने लगती है, खासकर जंक फूड वगैरह हो गया, हम लोग चाउमीन चाट ये वो लंच जो भी खाते हैं, तो ये सारे के सारे जो है हालांकि बनती इन्हीं से, लेकिन ये लोग हम लोग खाते हैं, और इन सभी की भी जीडीपी जो है ज्यादा हाई रहती है। इन सभी की कृषि वाली जीडीपी जो है कम हो गई है, और अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी बात कर लेते हैं जो आप लोग की जीडीपी जो है जिस प्रकार हमारी जंक फूड है, ये वो खा रहे, बर्गर पिज्जा खा रहे, तो इन सभी का जो मैदा ऐसे ही बन रहा है, ये सब चीजें, ठीक है, आटा ऐसे बन रहा है, लेकिन इन सभी का जो है जीडीपी ज्यादा हाई में दिखा रहा है। तो हम जो है खासकर ज्यादा जो है कृषि पर ना निर्भर हम लोग वो सब चीजें खाते हैं जिससे जो है ज्यादा तंदुरुस्ती नहीं मिलती है। अब देखो, इन्हीं सब चीजों को जो है आखिर हमने कभी सोचा है कि हम जो कृषि उगाते हैं वो आखिर वो आपकी जो सर्कल टाइप का जो होता है ना, बढ़िया होने लगता है, चीज पिज्जा ये पिज्जा वो पिज्जा, तो वो सब बनती कैसे है? हम लोग जानते हैं मैदा इससे उससे बनती है, लेकिन कैसे? मैदा अब कहाँ से? हम जानते हैं वो तो ठीक है, पिज्जा बना मैदा से बना, लेकिन अब मैदा कहाँ से आया? तो ये सभी चीजों को जो है हमको जानना पड़ता है। यानी राष्ट्रीय गणना के अकॉर्डिंग जो है केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब जो है 3 भागों में बांटा था। भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 क्षेत्रों का बांटा था, 3 क्षेत्रों में अध्ययन करना था। तो तीनों क्षेत्रों को समझे, आइए। तो करीब ये 3 क्षेत्र में बांटे गए थे, एक आप लोग का, फिर दूसरा आप लोग का, और ये तीसरा आप लोग का, ठीक है। 3 तरह के टोटल पॉइंट आते हैं, और ये अब फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आप लोग का जो आ जाता है प्राइमरी सेक्टर आ जाता है, एक आता है आप लोग का प्राइमरी सेक्टर, एक आप लोग का आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्टर जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड आप लोग का, ठीक है, चलिए, सेकंड आप लोग का सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है, सेक्टर क्यों कहते हैं वो समझेंगे। और एक आपका टेरिशरी सेक्टर आ जाता है, ठीक है, टेरिशरी सेक्टर। चलो, तो करीब हमने 3 भागों में जो है इसको बांटा, हमने करीब जो है 3 भागों में बांटा। क्या आप लोग बता सकते हैं प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी का मतलब हम लोग इसको डिनोट करते हैं, प्राइमरी को हम लोग डिनोट करते हैं कृषि से, ये हो गया हमारा कृषि, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा हो जाता है उद्योग हो जाता है, ठीक है, उद्योग। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया उद्योग। और एक और आ जाता है तीसरा पॉइंट जिसका नाम है, जब ये पूरा बन जाता है तो इसे हम फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज ये सब कह देते हैं, सेवा जिसे कह देते हैं करना, ठीक है। तो एक प्रकार का देखो हमने क्या किया, इसको इस प्रकार बांटा, 55% हम लोग जो है मान लेते हैं हमारी जो चीजें हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी जो है सेवाएं चीज हो गई। करीब 19% जो हम लोग मान लेते हैं कोई उद्योग हो गया या फिर कृषि, बाकी जो है करीब जो है कितने 55 और 19 बच गए कितने पर, 27 की 26% बच जाते हैं, तो 26% मान लेते हैं। इसको आप एक तरह से डाटा के हिसाब से समझो, ठीक, डाटा के हिसाब से समझो।
हाँ, डाटा के हिसाब से समझो। तो हमें यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर दिखाता है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि आता है, जो भी हम लोग फसल उगाते हैं वो सब इसमें आ जाता है। और एक और आ जाता है बाकी, ठीक है, हाँ, तो एक और आ जाता है आप लोग का, जब ये प्राइमरी वाले चीजें हैं, गेहूं, मक्का, चावल, अलन दलहन जो भी है, जो भी फसलें हैं, वो सारी सारी जब कटती है, कटने के बाद जाती है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कहाँ जाती है, तो फैक्ट्री में जाती है। और फैक्ट्री में जाने के बाद वहां से जो है उसका आटा में तब्दील किया जाता है, पैकेटों भर के उसे मैदा तैयार किया जाता है। तो ये सब तो आपकी फैक्ट्री में होते, इंडस्ट्री में होते। ये हो गया उद्योग। और उद्योग से जाती है, उद्योग से आटा गई, आटा से जो है आप लोग की, आटा से आटा तो बन ही रहा है, साथ ही उसको हम लोग बिस्किट में तब्दील कर रहे हैं, उसको हम गेहूं में ये क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग मैदा में तब्दील कर रहे हैं, हम लोग इतने इतने टोस्ट वगैरह, ये सब जो भी चीजें बना रहे हैं हम लोग खा रहे हैं। अभी जो जो हम लोग नीड लगती है वो सब क्या है, वो सब तो इन्हीं सब चीजों से बनती है। और ये सब कंपनी बनाती है, और यही चीजें जो है हमें प्रोवाइड करती है अलग अलग दुकानों के द्वारा। तो हो गया वो सेवा, वो हो गया सेवा। यानी करीब 55% हिस्सा जो है हमारा जो है वो कृषि क्षेत्र के हिसाब से, हालांकि 55% हम लोग कृषि ले लें, या फिर हम लोग मान लो कि इससे ही हम लोग जो है सेवा ले लेते हैं, 26 हम लोग कृषि ले लेते हैं, 19 इंडस्ट्री ले लेते हैं। ये एक्यूरेट हिसाब जो है किस प्रकार लगाना है वो अभी हम लोग समझेंगे, वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आखिर आपने ये तीनों सेक्टर को समझ लिया। तो भारत में कृषि किस प्रकार है उसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं भारत में कृषि। तो कृषि करीब बात करो 55% के हिसाब से, कितने, 55% के हिसाब से, तो ये 55% जो आता है वो कृषि क्षेत्र आता है, जो मानसून पर निर्भर है। ये हमारा जो है कृषि क्षेत्र में आता है। जैसे देखो कृषि जो मानसून पर, और मानसून क्या है, भारत की जलवायु क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मानसून पर निर्भर होता है, क्या होता है, निर्भर होता है, होता है। अब ये क्या है बताइए, अब ये क्या है बताइए। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें, जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें कि करीब जो 55% जो हमारी कृषि है मानसून पर निर्भर है। और मानसून को हम लोग क्या कह देते हैं, कृषि का जुआ कह देते हैं। ये जो मानसून है वो हमें कृषि का जुआ कह देते हैं। यानी हमारी भारत की करीब जितने भी जो है ना, करीब जो है 55% जो हमारी कृषि है वो पूरी मानसून पर निर्भर होती है। जब तक मानसून नहीं आएगी तब तक जो है कृषि नहीं हो पाएगी। समझ सकती हो, नहीं तो सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, जैसे भी होगी, ठीक है। तो एक प्रकार का ये हमने एक प्रकार को इसमें ऐसा डाला, करीब हम लोग देखो 45% को बांटते हैं। 45% जो आ जाता है वो करीब जो है लगभग जो है ये लोग जो है ये कृषि जो है वो सिंचित क्षेत्र आ जाते हैं। क्या, सिंचित क्षेत्र, ठीक है। तो ये सिंचित क्षेत्र जो है, सिंचित क्षेत्र जो है क्या है, करीब जो है 45% जो हमारी भारतीय कृषि है वो सब जो निर्भर है किस पर है, वो किस पर है, तो सिंचित क्षेत्र पर, सिंचाइयों के द्वारा, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा जो भी सिंचाई होती है तो उन सभी पर जो है हमारा भारत निर्भर। एक तो ये हो गया। और अब आता है इसी में भारतीय किसान। अब इसी में आते हैं हमारे भारतीय किसान। अब ये भारतीय किसान कौन है, भारतीय किसान। तो ये भारतीय किसान का क्या रोल है इसमें, देखो हम इसको इस प्रकार समझते हैं, हम इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे इसे भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक हम लोग ये इस तरह से और ये किस तरह से बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोग बांटते हैं फर्स्ट, इसे हम लोग बांटते हैं करीब जो परसेंटेज, करीब इसको हम 60 से 65% के हिसाब से जो है रखते हैं। 60 से 65% के हिसाब से जो मतलब जो खाद्यान्न फसलें होते हैं वो उगता है इसमें। जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो इसमें जो है खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न, एक मिनट, ठीक है, तो ये करीब जो है 60% में, ठीक है। तो ये हम लोग जो है खाद्यान्न फसल को उगाते हैं, फसल को उगाते हैं। इसमें हमारा फॉर एग्जांपल ले लो आप लोग का गेहूं हो गया, गेहूं, ठीक है, आपका हो गया चावल हो गया। तो ये चीजें जो है इसमें आ जाती है। क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है जो खाद्यान्न फसलें होते हैं। और एक करीब जो बच गया आपका 35 से करीब जो है 40% तक का, वो जो हिस्सा होता है वो वाणिज्यिक फसलें होते हैं, व्यापारिक फसलें होते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसल,
फसल। अब इसमें क्या क्या है, वाणिज्यिक फसल में चाहे हम लोग जूट ले लेते हैं, ठीक है, जूट हो गया, जूट हो गया, चाहे हम लोग कपास ले लेते हैं, तो इन सभी को तो हम लोग तो खा वगैरह नहीं सकते, तो ये सब का जो है वाणिज्य के लिए हमें यूज होता है। कपास का यूज होता है, कपास में जो रुई हम लोग बनाते हैं, वैसे काफी कपड़े वस्त्र बनते हैं, ठीक है। तो उन सभी का जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और जूट भी हमारे लिए क्या जरूरत है, वो भी बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीजें जो है आप लोग की वाणिज्यिक फसलें आती है, और एक हम लोग कैटेगरी में डालते हैं जो खाद्यान्न फसलें आते हैं, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, इन सभी चीजों को जो हम लोग खाते हैं, तो ये तमाम चीजें आती है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जानते हैं भारत में कुल जो है कृषि का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत में कुल जो है कृषि का क्षेत्रफल कितना है, भारत में कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। पहले हम लोग कुल क्षेत्रफल देखते हैं, ना कि कृषि का क्षेत्रफल, वो तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसको अगर एक डाटा के हिसाब से समझो, ये 2, ये 3, ये 4, ये करीब 5 पॉइंट हम लोग बांट लेते हैं इसको। एक तो सबसे पहला पॉइंट आता है, 5 पॉइंट के हम 4 ही पॉइंट में बांटेंगे, हालांकि एक मिटा देता हूँ बीच से, चलिए, ठीक है। चलिए अच्छे से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, हम एक डाटा लेते हैं, एक आप लोग का पहला एक लोग आप लोग का आ जाता है करीब, जिसे हम लोग कहते हैं कृषि। हमारे भारत का जो क्षेत्र है 51% पर जो है हमारे पूरे भारत में जो है कृषि ही होती है। बाकी बच गए आपके अगले सेकंड आता है वन क्षेत्र। क्या वन, जिसे हम लोग जंगल कह देते हैं। तो ये करीब 21% जो है हमारे पूरे भारत में जो है जंगल है। इसका भी क्लासेस लेंगे आप लोग के लिए। एक आता है आप लोग का जो तीसरा आ जाता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है, वो कौन सा है, तीसरा पॉइंट जो आ जाता है वो बंजर भूमि आ जाता है। हमारे भारत में जो है बहुत जगहें जो है बंजर भूमि है, और देखो ये वन क्षेत्र से भी ज्यादा है, करीब 24% तक का है। और एक और डाटा ले लेते हैं, क्या हो गया, कृषि, वन, बंजर, और बाकी एक तो कहीं वही बच जाती है जो चारागाह जो है। तो चारागाह जो है, चारागाह कितना, करीब 41% तक का जो है, सॉरी 41 नहीं, 41 कैसे बच रहा है, 24, 21 और 51, करीब, हाँ करीब जो है 4% बच रहा है। तो करीब जो है 4% भारत के हिस्से पर जो है चारागाह होती है, जहाँ पर जो है अपनी पशु वगैरह चराते हैं। तो एक प्रकार का ये पूरा जो हो गया हमारा डाटा हो गया, पूरा एक प्रकार का हमारा ये डाटा हो गया, ठीक है। आखिर आपने समझा। अब देखो जैसे हम इसमें मैथ में जान रहे थे, हमने इसमें सेक्टर्स देखे और हमने देखा कि जीडीपी हमारा किस प्रकार जो है लो जा रहा है। इसमें देखो हमारी भारत के लोग क्या क्या खाते हैं। अन्य आहार तो हम लोग जानते हैं कम ही परसेंटेज में। मांस देखो ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। शक्कर और जो कॉम्प्लेक्सनरी जो चीजें हैं वो भी देख सकते हो। देखो सबसे ज्यादा क्या खा रही है, फल और सब्जियां हमारे भारत के देश के लोग। मछली और सी फूड वगैरह करीब इतना परसेंट। सीरियल्स देख सकते हो थोड़ा ज्यादा है, और आपकी दूध उत्पादन, अंडे हो गए, इन सभी का भी देखो आपको परसेंटेज कुल कितना देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है हमारी डाटा है, हमारी पूरी डाटा है। यानी एक डाटा इस तरह से समझो कि हमारी पूरी भारत के हिसाब से दूध उत्पादन, सब्जियां, फल, अंडे, वनस्पतियां, तेलें, शक्कर, मछली, मांस की वृद्धि तेजी से हुई है, ठीक है। इन सभी की चीजें जो है तेजी से हुई है, और जबकि खाद्यान्न की वृद्धि में गिरावट है। खाद्यान्न क्या हो गए, यही लेकर तो जीडीपी आप लोग की कम कैसे हुए, तो जो हम लोग खाते हैं अभी क्या खाते हैं, दूध खाते हैं हम लोग, जो है दूध मतलब पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है, फल खाते हैं, अंडे खाते हैं, तेल, शक्कर, चीनी हो गया, मछली, मांस, ये सब हम लोग खाते हैं, हमेशा खाते हैं। तो इसमें जो है गिरावट किसकी आती है, खाद्यान्न की। गेहूं, चावल, इन सभी की जो है हमारी गिरावट आती है। तो आखिर आपने समझा कि आखिर क्यों साल दर साल जो है जीडीपी घट रहा था। भारतीय आहार लैक्टोवेगन के रूप में उभरा है, सही बात है, और वह इसी तरह का रहेगा।
देखो एक समझते हैं हम लोग एक हिसाब से कृषि उत्पादन में कि एक पूरा जो है आप लोग का यहाँ पर जो है डाटा दे देता है कि किस प्रकार जो है हमारी बातें आ रही। जैसे एक यहाँ पर बात आता है चीन की। चीन के बाद भारत बागवानी के उत्पादन का दुनिया का जो है मतलब दूसरा जो है सबसे जो है विशालतम उत्पादक बन चुका है बागवानी के उत्पादन। इसमें सब्जियां आता है, फल आता है, मिलकर भारत में कुल जो है बागवानी के उत्पादन का जो है काफी ज्यादा परसेंट का हिस्सा जो है बनाता है। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, इतना ज्यादा परसेंट का हिस्सा आप लोग का बना रहा है। तो ये आप लोग का डाटा जो है याद रखना है। ये डाटा भी आप लोग याद रखें जिसमें भारत में मछली, दूध, अंडे और मांस का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो भारत ने जो है मछली उत्पादन, पशुओं पालन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, पहला बात। और भारत दूध के उत्पादन में जो है क्रमांक जो है दूसरे स्थान, और मछली व अंडे के उत्पादन में जो है तीसरे स्थान पर जो है आप लोग उभर के आते हैं, ठीक है। और बाकी बात कर लेते हैं आगे पॉइंट में। यहाँ पर काफी सारे पॉइंट आप लोग को देखने को मिलती है, और इसमें जो है क्रांति अगर आ जाती है, क्रांति क्या है, क्रांतियों को भी समझते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये जो होगी आप लोग की क्रांति होगी कि भारत में जो है कृषि की क्रांति कितनी है। हालांकि इसको समझेंगे लेकिन अभी नहीं, हम इसको स्किप करते हैं, थोड़ा देर में इसको भी हम समझ लेंगे। अभी हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो भारतीय कृषि के जो है समग्र जो है कुछ समस्याएं आए। अब ये भारत की जब हम लोग कृषि करते हैं तो उसके बीच जो है काफी सारे समस्याएं आती हैं। क्या क्या, चाहे मानसून हो गया, चाहे बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये सब क्या है। जैसे मानसून पर जो है हम लोग काफी अधिक जो है निर्भर रहते हैं, मानसून, ठीक है, मानसून। अभी हम मानसून पर जो है हमारी भारत की जो है करीब 55%, 51% के करीब जो है आप लोग की जो है बात करें, हम लोग इस पर क्या करते हैं, रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं कि जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक हमारी कृषि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो इसे हम लोग कह देते हैं, हमारी कृषि की जुआ कह देते हैं इसे। ये एक प्रकार का जुआ हुआ, ठीक है, जुआ हुआ। और अगला आता है सेकंड पॉइंट, आप लोग लिखिए। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखते हैं ये अशिक्षित एवं जो परंपरावादी होना, यानी कृषि का जो है एक अशिक्षित और परंपरावादी होना। यानी भारत का अधिकतर किसान जो है वो क्या है, अशिक्षित है और परंपरावादी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है वो पुराने तरीके से जो है कृषि करता है, पुराने तरीके से जो है कृषि करता है, एक प्रकार का ये। और कृषि जो है जोतों का जो है छोटा जो है आपातकर है, ये भी इंपॉर्टेंट। क्या हमने जाना, कृषि जो है वो जोतों का जो है छोटा आकार है। यानी भारत में करीब जो है ना 2/3 जो है किसान के पास जो है 1 हेक्टेयर जो है जमीन है, मात्र जो है 1 हेक्टेयर, और एक हेक्टेयर नहीं, 1 हेक्टेयर से भी कम जो है उसके पास जो है जमीन, क्या है, जमीन, समझ सकते हो, इतना कम। तो ये आपको बात समझ में रखना। बाकी इन सभी के लिए चाहिए बीज, भंडारण की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, बीज चाहिए। इसमें भारत में जो है कृषि पर रिसर्च करने के लिए जो है बहुत कम राशि खर्च की जाती है। देखो क्या है यहाँ पर समस्या है, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, इसमें जब बीजों की जो है निम्न गुणवत्ता अगर अच्छा से नहीं चेक करते हो, ज्यादा बजट इसे पास नहीं करते हैं, तो अच्छी गुणवत्ता कैसे आएगी, ठीक है। और महंगाई बढ़ती है इसके कारण। वही हम लोग बात करते हैं, इसमें भंडार की भी आपूर्ति होती है। अब ज्यादा अगर क्या करते हैं मतलब उगती है, मतलब फसलें उगती है ज्यादा, तो उसमें गिरावट आएगी, सभी चीजों के दाम कम होंगे। लेकिन एक बार क्या करती है, पूरी तरह से जो है बड़े गोदाम वाले जो है खरीद लेते हैं किसानों से, ठीक है, सस्ते दामों पर। और जब कहीं नहीं मिलते हुए सामान तो महंगे दामों पर बेचते। इस प्रकार जो है वो क्या करते हैं, भंडारण लगाते हैं, तो तभी जो है हमारी भारत में जो है महंगाई बढ़ती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सब ये इलीगल है, ठीक है। चल ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे भारत में ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण करना, ठीक है। तो इसमें मैंने शायद लिया है इसे, ठीक है। तो हम ऋतुओं के आधार पर जो है हम अपना वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। चल, शायद नहीं लिया गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग लिखते हैं भारत में जो है, भारत में
कृषि, कृषि भारत में कृषि का ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं, ठीक है, तो ये जो भी ऋतुओं हैं तो ऋतुएं जो भी हैं तो उन सभी के आधार पर जो है आप लोग का क्या होता है, इस पे वर्गीकरण होता है। चलिए, तो हम लोग जो है इसको आराम से लिख देंगे, ठीक है। चलिए, का वर्गीकरण। अब ये देखो वर्गीकरण जो है ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण, ठीक है। जैसे समझो भारत में हम जो है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो हमारी भारत में जो है ना 3 प्रकार की जो है फसल पाई जाती है, 3 प्रकार की फसल, तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा, तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा। पहला आता है राबी, फर्स्ट आता है जिसका नाम है राबी फसल, राबी फसल, ठीक है। फर्स्ट हो गया राबी फसल। सेकंड आप लोग का जो आता है वो क्या आ जाता है, देखो राबी, इसे हम रवि कहते हैं, राबी मैंने लिख दिया है रवि, ठीक है, रवि फसल इसे कह सकते हैं, रवि ऐसे लिखोगे आप लोग। फिर लिख दो इसमें खरीफ फसल आता है सेकंड नंबर में, क्या आता है, खरीफ फसल, ठीक है, फसल। और एक और आता है जिसे हम लोग जायद फसल कहते हैं, जायद फसल, ठीक है, तीसरे नंबर पर जायद, जायद फसल। अब ये तीनों क्या कहता है, देखो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमें बतलाता है कि जो राबी फसल है इन सभी की, देखो हमको सबसे पहले इसमें बुआई कटाई पढ़ना पड़ता है और इसमें जो है किस प्रकार की ये आपकी फसल है। तो सबसे पहली बात ये जो है वो आपका शीत ऋतु वाला, ठीक है, शीत ऋतु का जो है फसल है राबी फसल। अब शीत ऋतु यानी ऑब्वियसली बात है कि ठंडे की बात हो रही होगी, तो जो ठंडा फसल है वो सब इसमें आ जाएगा। अब ठंडे का टाइम आ रहा है यानी इसको जो है एक तो सबसे पहले बुआई, हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो एक आ जाएगा बुआई, बुआई, और एक आ जाएगा कटाई, कटाई। तो आइए समझते हैं बुआई। बुआई जो होता है वो आप लोग के करीब जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, ठंडी के टाइम में, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है बुआई होता है और काट लिया जाता है करीब 4-5 महीने बाद, यानी करीब करीब जो है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, यानी अभी जो है अप्रैल जो है, ठीक है। तो अभी जिस प्रकार बात करें कटाई की, तो अगर हम अप्रैल को देखें तो अभी जो है ना हमारी अप्रैल चल रही है, तो अप्रैल में जो है अभी ये जो है फसल चल रही है राबी फसल की, जो अभी कटाई होगी इसकी। अभी जो गेहूं लगे होंगे, चावल लगे होंगे, गेहूं लगे होंगे ऑब्वियसली बात है इसमें, ठीक है। तो गेहूं चावल तो इसमें नहीं होते हैं, तो जो गेहूं वाले हो गए वो इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम जिस प्रकार मार्च और ये अप्रैल हो गया, ठीक है। तो कटाई हो गया, और साथ ही एक और बात याद रखिए, इसमें जो कौन कौन सी फसलें आ जाती है, चाहे इसमें आप लोग गेहूं को ले लेते हैं, आप लोग वीट ले लेते हैं, आप लोग इसमें जो है वीट के साथ चाहे चना हो गया, ठीक है, चना हो गया, चाहे आप लोग की मटर हो गए, ठीक है, मटर हो गए, चाहे आप लोग की बात कर लेते हैं इसमें जौ हो गया, ठीक है, जौ हो गया, चाहे आप लोग की बात करें सरसों हो गया, ये सब आते हैं। बाकी एक हो गया खरीफ फसल, इसको जो बुआई होती है कब होती है ये बात याद है, इसकी बुआई जो होती है ना वो जून से जुलाई के बीच में होती है, और कटाई भी 4-5 महीने के बाद होगी, यानी ऑब्वियसली बात है कि नवंबर दिसंबर में होगी, ठीक है, नवंबर से दिसंबर में होगी, नवंबर से दिसंबर में होगी। और बात करें तो ये जो खरीफ फसल है वो मुख्य रूप से जो है ना वो क्या है, मानसून ऋतु की फसल है, यानी पूरी तरह जो है ये मानसून पर निर्भर रहती है, जिसमें मानसून में जो वर्षाएं आती है वो सब, तो मानसून जब आएगी, वर्षा जब होगी तभी ये फसल जो है अच्छे से उग पाएगी, ठीक है। और इसमें जो है चाहे बात कर लेते हैं आप लोग, ऐड कर लो जूट ऐड करते हैं, कपास ऐड करते हैं, ठीक है, कपास हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, चाहे आप लोग इसमें ऐड कर लो उड़द को, बाजरा को, धान को। अब धान जैसे क्या हो जाते हैं, वही चावल हो, ठीक है। तो ये तमाम जो है चीजें जो आ जाती है इसमें। एक आता है आप लोग का खरीफ फसल, अब ये क्या है, सॉरी खरीफ नहीं, जायद फसल। तो इसकी जो बुआई होती है हमने देख लिया, अभी सब तो जून जुलाई का भी देख लिया। इसकी जो बुआई होती है, मतलब बुआई होती है इसका कब होता है, मार्च में होता है, और कटाई जो हो जाता है वो आप लोग का जून में हो जाता है,
ठीक है, मात्र देखो कितना कम टाइम है। अब जायद फसल जो है ना वो हमारी भारत की जो है, भारत की बात करते हैं, जो आपके रबी है तथा खरीफ है, उन सभी फसलों के बीच में सूखे मौसम में उगाई जाती है। चाहे तरबूज हो गया, चाहे खरबूज हो गया, चाहे ककड़ी हो गया या फिर खीरा हो गया, तो ये तमाम चीजें जो है इसमें आती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसमें जो है आती है। तो हमने जाना भारत में जो है कृषि का ऋतुओं के हिसाब से वर्गीकरण। कोई सवाल है? कोई सवाल है? ठीक है, आगे चलें। चलिए 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 तो ये आता है। अब ये क्या है, ये गौर फरमाइए। ये है हमारी खेती कि आखिर हमारी खेती होती कैसी है। हमारे भारत की खेती की बात करें तो खेती एक ऐसा गतिविधि है जिसमें फसलों की खेती, जानवरों को उठाने आदि के लिए जमीन का उपयोग शामिल है। कई कारक हैं इसके जो किसी व्यक्ति या फिर संगठन द्वारा किए गए खेती के प्रकार का निर्धारण करते हैं और इन कारकों को शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नहीं समझेंगे हम पूरे डिटेल से खेती के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो, चाहे हमने खेती के प्रकार जाने ना कि खेती के प्रकार ये अभिप्राय होती है, यानी भूमि के उपयोग के लिए, फसलों और पशुधन के आकारों और कृषि क्रियाओं व रीतियों से लगाया जाता है। भारत की लगभग 50% जनसंख्या खेती पर ही निर्भर है, हम ये जाने थे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो है खेती के प्रकार आ जाते हैं। अब देखो खेती के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो खेती के प्रकार इसमें कई सारे आ जाते हैं। पहला आता है, एक नाम है आप लोग का स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब हुआ विशिष्ट खेती, नाम से पता चल रहा है। इस प्रकार की खेती में होता क्या है, देखो इस प्रकार की खेती में है ना, इसके अंतर्गत जो एक ही प्रकार के खेती आते हैं, खेती का उत्पादन होता है और किसानों को अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है होना पड़ता है। और व्यक्ति की कुल आय में इस प्रकार की जो है खेती कम से कम जो है 50% जो है, कम से कम जो है 50% आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हम लोग चाय, एक ही तरह का फसल है, चाय का, कहवा का, गन्ना का एक ही तरह का फसल है, रबर इत्यादि का खेती सब एक ही तरह का फसल है। ठीक है, चलिए अगला आता है, दूसरा आता है मिक्स्ड मतलब फार्मिंग, यानी मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती का मतलब ये है कि इस प्रकार की खेती के अंतर्गत जो है फसलों के जो है क्या है, उत्पादन के साथ साथ जो है पशुपालन या डेयरी उद्योग भी आते हैं। ऐसी खेती के अंतर्गत जो है ना सहायक उद्यमों का कुल आय में से कम 10% योगदान होता है। एक आता है आप लोग का ड्राई फार्मिंग। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ड्राई फार्मिंग, तो ये ड्राई फार्मिंग क्या है, ऐसी भूमि में जहां जो है वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, इस प्रकार की खेती वहां की जाती है। और ऐसी जगहों पर बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोग फसलों का उत्पादन किया जाता है। और शुष्क खेती के क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी का अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। समझे? ठीक है, चलिए अब आता है एक और प्रकारीय खेती। तब ये बहुप्रकारीय खेती यानी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, इस प्रकार की खेती का संबंध जो है ना वो उन जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं। और प्रत्येक उद्यम अथवा फसल से जोत की कुल जो है आमदनी का जो है 50% से कम ही भाग प्राप्त होता है। और ऐसे फार्म का विविध फार्म यानी जनरल फार्म भी कहते हैं। समझे? चलिए एक होता है आप लोग का रैंकिंग फॉर्म यानी रैचिंग फॉर्म। अच्छा रैचिंग फॉर्म है तो रैचिंग फॉर्म क्या कहलाता है? रैचिंग फॉर्म का मतलब है कि इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई होती है, बुआई भी होती है, उड़ाई भी आदि नहीं की जाती। समझे? चाहे बुआई, कटाई, उगाड़ी मतलब उजाड़ा जाता है उसको, उड़ाई हो, इन सभी चीजों नहीं किया जाता। अब ये किस प्रकार का फसल है?
और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता। अब ये क्या है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊंट आदि को चराया जाता है। और इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारीय भागों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है, समझे। यानी इस प्रकार का घास उगाया जाता है जहां पर भेड़ बकरी जो है चर सके। वो करीब जो है 4% तक का जो है हमारे भारत का हिस्सा आता है चारागाह के लिए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरी चराने वाले को जो है रैंचर कहा जाता है, इसलिए रैंचिंग फार्मिंग जो है, ठीक है। चलिए, इसी के नाम पर जो है रैंचिंग फार्मिंग जो है रखा गया। तो वर्तमान में किसान मुख्य रूप से फसल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि किसानों का आमदनी और रोजगार में जो है अनिश्चितता के उच्च स्तर के अधीन, समझे। चलिए हाँ, ठीक है, समझ चुके हो। चलिए अब आता है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न कृषि क्रांतियां हुई थी। जब भारत की बात करें तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार की कृषि की क्रांति हुई थी। चाहे भारत या बाहर की बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो है कृषि की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? कृषि, ठीक है, कृषि क्रांति हुई थी। अब ये क्रांति क्या है? देखो, तो अभी कृषि क्रांतियां जो है, मतलब क्रांतियां किस प्रकार की है, इसको हमको समझना पड़ता है। एक दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। एक आप लोग का हरित क्रांति आता है, एक आप लोग का आता है हरित क्रांति, और एक आप लोग का आता है जिसका नाम है एक तो सबसे पहले तो हरित क्रांति, और एक आप लोग का इसका नाम रखिएगा भारतीय हरित क्रांति। ये क्या है? भारतीय हरित क्रांति, ठीक है, भारतीय हरित क्रांति। दो प्रकार की क्रांति है, जिसे हम लोग, एक तो इसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन आराम से कह देंगे। एक प्रकार का आप लोग का जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है, और एक आप लोग का इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है कि हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। और इस नीति एक ये प्रकार की क्या थी, एक प्रकार की है ना, ये एक प्रकार की जो है वो नीति थी। और बात करें तो इसके तहत जो है अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर जो उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ावा दिया गया। और ये जो लागू किया गया था करीब जो है 1965 में मैक्सिको में लागू किया गया था। कहाँ? मैक्सिको में लागू किया गया था। और मैक्सिको ही, यानी हम प्लस इसके साथ जो है मैक्सिको प्लस जो है मैक्सिको, एक मिनट, हाँ, मैक्सिको प्लस यूएसए कहेंगे, वहां लागू किया गया था। और इसकी बात करें तो ये जो है ना, मतलब हरित क्रांति, सबसे पहले अगर पूछे आप लोग से हरित क्रांति के जनक कौन है, तो मॉर्गन लिखिएगा नाम आप लोग, ठीक है। ये सॉरी, मॉर्गन नहीं, नॉर्मन इनका नाम है नॉर्मन, ठीक है। इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो अगर आप लोग से पूछे आराम से लगा दीजिएगा, इसकी आपके जनक आ जाते हैं। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, समझे। एक आता है आप लोग का इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? देखो, इसमें जो होता है ना, मतलब सबसे पहले इसके जो हरित क्रांति के जो जनक हैं, आप लोग बहुत जगह देखे होंगे हरित क्रांति के जनक। अगर आप लोग से पूछे हरित क्रांति के जनक जो है, आप लोग लगाओगे नॉर्मन बोरलॉग, जो वर्ल्ड के हिसाब से, और भारतीय जो है वो MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो MS, ठीक है, MS स्वामीनाथन, तो इनका नाम याद रखिएगा। और इन्होंने करीब करीब जो है ना भारत की हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966 से 67 में। कोई इशू है, कोई सवाल है? ठीक है, चलिए, हाँ, ठीक है। हाँ, हरित क्रांति के सबसे अधिक जो है प्रभाव जो है गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। और हरित क्रांति के बाद जो है भारत में जो है चावल का उत्पादन जब है ना 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, समझे, 3 गुना ज्यादा। और वही गेहूं का उत्पादन की बात करें तो करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ा था। तो एक प्रकार का ये आता है। अब इसमें जो हम लोग समझते हैं, सारी की सारी जो है हाँ, चलिए, ठीक है, चलिए, हाँ। तो अब सारी की सारी जो है क्रांतियों को समझ लेते हैं कि आखिर कृषि क्रांति हुई क्या, क्योंकि ये जानना जरूरी है, ठीक है। कितने क्रांतियां हैं वो जानना जरूरी है। भारत में जो है कृषि क्रांतियां आता है। फर्स्ट, हरित क्रांति, ये कृषि उत्पादन के लिए किया गया था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति नाम आता है, हरित क्रांति, ठीक है। चलिए,
ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए चेंज कर लेते हैं कलर आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए हाँ, ठीक ठीक। एक आता है श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें जो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। एक आता है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन, ये जो है मत्स्य उत्पादन जो है ना, मछली उत्पादन के लिए किया गया था। एक आता है गुलाबी क्रांति, यानी जो झींगा है, झींगा का उत्पादन के लिए जो है इसको बढ़ावा दिया गया था। पीली क्रांति क्या है? येलो रेवोल्यूशन क्या है? तिलहन जो है ना हमारा, तिलहन तेल निकलती है, वो उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन जो है वो मांस टमाटर उत्पादन के लिए किया गया था। वही हम लोग बात करें तो गोल क्रांति, गोल क्रांति जो है राउंड रेवोल्यूशन आलू उत्पादन के लिए। रजत जो ये रजत जो क्रांति है जिसे हम सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं, वो आपका अंडा उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन जो है फल उत्पादन के लिए। इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन कृषि समग्र उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। और इसे हम लोग जो है जिसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं ये, ठीक है। चलिए वही कृष्ण क्रांति यानी अब ये कृष्ण क्रांति क्या है? ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है? ये जो है खनिज तेलों के लिए किया गया था। एक आता है अमृत क्रांति जो आपका नदियों को जोड़ने के लिए किया गया था। संपर्क क्रांति जो है रेल संपर्क योजना के लिए किया गया। सदाबहार हरित क्रांति जो है दुगना उत्पादन के लिए किया गया। सुनहरा रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन के लिए। सुनहरा जो क्रांति है, सुनहरा क्रांति तो आप लोग जानते हो फलों के लिए, लेकिन सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन के लिए। और भी है। अगला आता है इंपॉर्टेंट है स्वाकी क्रांति, ये चमड़ा उत्पादन के लिए। वही आपकी ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है आप लोग की, वो आप लोग की चाय उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति जो है घास उत्पादन के लिए, ठीक है, सॉरी बांस उत्पादन के लिए, बांस होती है ना, ठीक है। और सैफरन क्रांति जो है वो कैलपट उत्पादन के लिए। तो एक प्रकार के जितने अभी आपको दिया गया वो सारे के सारे जो है क्या थी? क्रांतियां थी। अब आप लोग से पूछता है कि भारत में जो है कृषि बताओ। तो देखो भारत की जो है प्रमुख जो है काफी सारे फसलें भारत में है ना। भारत में जो है प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसल। देखो भारत में काफी सारे प्रमुख फसलें हैं। दो इंपॉर्टेंट नाम आप लोग तो हमेशा याद रखते हैं, एक आप लोग का वेट गेहूं और एक आप लोग रखते हो चावल राइस को। दो नाम याद हमेशा रखते हो। वेट जो है गेहूं जो है वो देखो सबसे पहले विश्व में उत्पादन में सबसे जो बड़ा देश आ जाता है वो कौन है? चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है भारत, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है हमारा। और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें ना तो करीब 12% जो है हमारा पूरा वर्ल्ड में जो है उगाता है इंडिया के लिए। और ये एक वेट हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। वही अगर आप लोग से पूछे वेट जो है हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो आप लोग नाम लिखिएगा यूपी उत्तर प्रदेश। वही अगर आप लोग से चाइना पूछे तो चीन तो है, विश्व में जो है चीन तो है। चावल में भी जो हमारा जो आता है वो आ जाता है कौन? ठीक है। चलिए अगर बात करें चावल की, तो चावल देखो भारत का जो है मुख्य रूप से जो है सबसे ज्यादा उगाने वाला चीजें हैं, सबसे ज्यादा उगाने वाला फसल इसमें करीब जो है 21.7% जो है ना हमारा, करीब 21.7% जो है हमारा पूरा भारत जो है चावल उगाता है पूरे वर्ल्ड में। तो एक तो वेस्ट बंगाल में जो है हम बात कर लेते हैं, लोग ज्यादा चावल खाते हैं, तो वेस्ट बंगाल जो हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल जो हो गया हमारे भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। विश्व में जो है चीन नंबर 1 पर है। तो देखो इतने ही नहीं फसल है, ठीक है। इतने ही नहीं फसल है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ना हमारे भारत में, वो कहाँ है बताइए? तो ये हमारा जो है कहाँ है बताइए? केरल में, कंटक में, ठीक है। चलिए देखो भारत की जो है काफी सारे प्रमुख फसलें, चाहे हम यूपी का ले ले तो उत्तर प्रदेश में जो है आप लोग की फसलें आ जाती है फर्स्ट, चाहे गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, मसूर हो गया। राजस्थान का जो है बाजरा सरसों जो हम लोग खाते हैं, बाजरा सरसों का साग, मक्के की रोटी जो भी है। रबर, देखो
रबर आ जाता है। रबर जो फसल है थाईलैंड हो गया, थाईलैंड में भी इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी है। हमारे भारत में केरल में उगाया जाता है। चाय अगर बात कर लेते हैं गन्ना की, तो गन्ना जो है ब्राजील में सबसे ज्यादा है, यूपी में हमारा जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है। चाहे हम लोग बात कर लेते हैं आपकी चीन में, चाय चाय चीन में उगाया जाता है, फिर असम में उगाया जाता है। चाहे बात कर ले सोयाबीन अमेरिका और हमारे भारत के मध्य प्रदेश में। कॉफी कॉफी कर्नाटक और ब्राजील में वर्ल्ड में उगाया जाता है। वही हम लोग बात करें दाल, दाल जो हम लोग खाते हैं भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी पूरी जो है आप लोग के चैप्टर की समाप्त होती है। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है जल्दी बताइए। हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो इसके लिए जो है ना काफी सारे आप लोग के बीच जो है ना काफी सारे सवाले बनते हैं जो आप लोगों को लगाना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो है चावल कहाँ उत्पादन होता है, ये पश्चिम बंगाल में। भारत की प्रमुख जो है खाद्य फसल क्या है, तो आप लोग चावल का देते हैं। ये तमाम सवाल आते हैं, तो इन सभी के लिए जो है क्लासेस लाएंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो आखिर हमारी पूरी पूरी तरह से जो है क्लासेस यहाँ तक समाप्त होती है। पूरी पूरी तरह से हमने भारत की कृषि को डिटेल वे में पढ़ लिया। अगर ये क्लासेस आप लोग को थोड़ी सी पसंद आए, लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।